चलिए आज आपको बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलेगा फिर से, ठीक है। इस ब्लॉक में हम लोग बोले थे, बात किए थे आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस करेंगे, और ये आपको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रखिएगा यह क्लासिफिकेशन। इससे ज़्यादा और स्ट्रेसेस नहीं होती है, इससे ज़्यादा और स्ट्रेसेस नहीं होती है। और इसमें सब तरह के स्ट्रेसेस किस सिचुएशन में कैसे होता है, फीलिंग्स आ जाएगा आपको। इस वीडियो देखने के बाद फीलिंग्स आ जाएगा, महसूस कर पाएंगे कि भाई ये स्ट्रेसेस होती क्या है, कैसे कैसे सिचुएशन में अलग अलग नामें दी गए हैं इसको, और वहाँ से हम उठाएंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को वहाँ से लाएंगे और तब आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जाल जो है स्ट्रेसेस का, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस का जाल है, वो कुछ नहीं है। आज आपके क्लियर हो जाएगा कि उसमें तो कुछ था ही नहीं, होना ही चाहिए वैसा उसको, ठीक है। तो इस बेसिस पर आज आपको हम क्लियर कराएंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और हमेशा के लिए रहेगा क्लासिफिकेशन। ऐसा क्लासिफिकेशन आप पहले शायद हो सकता है बहुत कम ही लोग ऐसे फीलिंग्स के साथ महसूस किए होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस को। और इस ब्लॉक से आपको डिफरेंस भी दिखेगा टीचर और फर टीचर में, ठीक है। चलिए, टीचर और फर टीचर में नॉलेज बहुत मेहनत से आती है, बहुत मेहनत से। किताब पढ़ लेने से ऐसे ही इमेजिनेशन नहीं हो जाता, रियल फीलिंग सबके बस की बात नहीं है। सब लोग साइंटिस्ट नहीं होते कि किताब जो कह रहा है उसको फीलिंग्स के रूप में ले आए और उसको प्रैक्टिकली समझे, ऐसा सब लोग के बस की बात नहीं है। ऐसा करके दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली ऊपर वाले लोगों को, और उसके लिए ऊपर वाले लोग करेक्ट होने चाहिए। पढ़ाने वाले, आपको नॉलेज देने वाले करेक्ट होने चाहिए, उनको सही से आना चाहिए। उनको ही नहीं आता है तो ये क्या करेंगे, सिलेबस कवर करते हैं छपवा करके। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर से बोलते हैं, याद रखिएगा क्लासिफिकेशन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। स्ट्रेसेस आप खुद क्लासिफाई कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, फर्स्टली स्ट्रेस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। डायरेक्ट या सिंपल स्ट्रेस कहते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेस, ठीक है। आप खुद बताइएगा कि क्यों इसको डायरेक्ट कहते हैं, हम बताएंगे सिचुएशन, आप खुद जज करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है, डायरेक्ट या सिंपल स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस आती है डायरेक्ट फोर्सेसों के वजह से, डायरेक्ट फोर्सेसों। स्ट्रेस आता ही क्यों है, स्ट्रेस क्यों आता है, फोर्स के वजह से। स्ट्रेस क्यों आता है, फोर्स के वजह से। तो किसी चीज़ पर आप डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस आना ही है। हमने कहा कि आपको स्ट्रेस का डिफिनेशन क्या है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। आप जिस एरिया पर आप स्ट्रेस निकाल रहे हैं, जिस एरिया पर आप स्ट्रेस निकाल रहे हैं, उस एरिया पर डायरेक्ट फोर्स अगर लगता है, उस एरिया पर डायरेक्ट फोर्स लगता है तो कहलाता है डायरेक्ट या सिंपल स्ट्रेसेस। जैसे कि आप इस एरिया पर स्ट्रेस देखना चाहते हैं और किसी ने इसको ऐसे दबा दिया, किसी ने इसको ऐसे दबाया फोर्स, इस फोर्स की वजह से आपको स्ट्रेस पर एरिया पर देखना है, तो इस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कीजिए। डायरेक्ट फोर्स आया था इस एरिया पर, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस एरिया पर फोर्स ही नहीं लगाए हैं और फिर भी इसमें स्ट्रेस आया है, फिर भी स्ट्रेस आया है। अगर इस एरिया पर फोर्स डायरेक्ट नहीं आप लगाएं और इस एरिया में स्ट्रेस आया है तो कहलाता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। वो कैसे आता है, वो कैसे आता है, जैसे कि पहला एग्जांपल तो आपको यही देते हैं हम। इसको हम ऐंठ रहे हैं, इसको हम ऐंठ रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं। इस पर फोर्स नहीं लगाया है हम, इस प्लेन पर, ये वाला प्लेन पर हम फोर्स नहीं लगाएं, ये वाला प्लेन पर फोर्स लगाएं, नहीं लगाएं। हमने क्या किया, केवल इसको ऐंठा, ठीक है। अब यहाँ से इस प्लेन को काटिएगा, यहाँ से इसको काटिए तो ये कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। ये प्लेन देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जैसे कि हम इसको ऐसे ऐठे, ऐसे घुमाओ, ठीक है, ऐसे घुमा। इस प्लेन पे फोर्स तो नहीं लगाए थे हम, नहीं लगाए थे ना, हम तो उसको ऐठे थे, ठीक है। ऐठे यानी कि टॉर्सन दिए, टॉर्सन दिए तो क्या हुआ, ये प्लेन इस प्लेन पर घूमने का कोशिश किया। ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन इस प्लेन पर ऐठाने का, घूमने का चाह रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, कैसे जाएगा वो। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड आता है तो वो रोकता है, रेजिस्ट करता है, और इसी के कारण तो स्ट्रेस डेवलप होता है। उसी रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया ही होता है स्ट्रेस, ना कि आप लगा रहे हैं वो फोर्स अपॉन एरिया।
अब बाहर से लगा रहे हो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस नहीं होता है। अंदर में जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और खिंचा करके टूटना चाहते हैं, वो टूटने के कगार पे हैं, तो वो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको फोर्स से रोक रहे हैं, और जिस फोर्स से रोक रहे हैं वो फोर्स का मान आपके द्वारा लगाया गया फोर्स के मान के बराबर है टूटने के पहले, टूटने के पहले। इसीलिए अंदर का इंटरनल फोर्स और बाहर का एक्सटर्नल फोर्स टूटने के पहले बराबर होता है। तो आप बाहर वाला फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए या अंदर वाला फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, स्ट्रेस का वैल्यू सेम आता है, लेकिन स्ट्रेस का डिफिनेशन वो नहीं है। स्ट्रेस का डिफिनेशन ये है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स अंदर में जनरेट हुआ। और ये चीज़ें डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रिजिड बॉडी पर। रिजिड बॉडी को आप कितना भी ऐंठ लीजिए, रिजिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी तनाव नहीं आता। तनाव नहीं आता है तो अंदर में फोर्स जनरेट नहीं होते, अंदर में फोर्स जनरेट नहीं होते तो रिजिड बॉडी में स्ट्रेस नहीं आता। डिफॉर्मेबल बॉडी में स्ट्रेस आता है, डिफॉर्मेबल बॉडी में स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो ये ऐंठे हम और वो ऐंठने नहीं दिया, तो रिएक्शन फोर्स, रिएक्टिव फोर्स जनरेट हुआ और रिएक्टिव फोर्स को एरिया से भागा दे देंगे वाला से। तो रिएक्टिव फोर्स किधर जनरेट हुआ है जी, देखिए इसी प्लेन के अलोंग, इसी प्लेन के अलोंग, इसी प्लेन के अलोंग रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ है। इसी प्लेन में लग रहा है और इसी प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, प्लेन के एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, तो शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स। शियर फोर्स ऐंठने की वजह से है ड्यू टू टॉर्सन, ड्यू टू टॉर्सन। टॉर्सन दिए हम फोर्स नहीं लगा इस प्लेन में, फिर भी इसमें शियर फोर्स आया, शियर स्ट्रेस आया, तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। इनडायरेक्ट स्ट्रेस में आपका टॉर्सन का एग्जांपल से हम समझा लिए। टॉर्सन में केवल शियर आता है, शियर, शियर टॉर्सन के वजह से इस प्लेन में शियर है लेकिन इनडायरेक्ट है। इसमें डायरेक्टली फोर्स हम नहीं दिए थे शियर लाने के लिए, डायरेक्टली देते हैं तो डायरेक्ट शियर होता, डायरेक्टली देते तो डायरेक्ट शियर होता। डायरेक्ट स्ट्रेस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट शियर, डायरेक्टली इस प्लेन को काटने के लिए देते तो डायरेक्ट शियर, और डायरेक्ट नॉर्मल, डायरेक्टली इस नॉर्मल के अलोंग लगा दे तो डायरेक्ट नॉर्मल जो अभी दिखा रहे थे, किसी बॉडी को डायरेक्टली कंप्रेस करिए हो, इसी फोर्स, उसी प्लेन में फोर्स लग रहा है जिस प्लेन में आपको स्ट्रेस चाहिए, तो फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्ट उस प्लेन में वास्तव में फोर्स लगाया गया था, इसीलिए डायरेक्ट नॉर्मल। या फिर जो प्लेन में शियर आ रहा है डायरेक्टली उसी प्लेन को रगड़ रहे हैं आप शियर में और उसी फोर्स की वजह से शियर निकालना है तो डायरेक्ट शियर कहलाता है। लेकिन अभी टॉर्सन में जो देखे हम फोर्स नहीं लगाए थे, टॉर्सन में जो देखें वो ऐंठाने के वजह से उस प्लेन में शियर आया था, शियर आया था, वो कहलाता है टॉर्सनल शियर। टॉर्सनल शियर जो कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, जो कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस है क्योंकि डायरेक्ट शियर फोर्स लगा करके नहीं लाया। बेंडिंग इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, बेंडिंग, बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बेंडिंग आपको यहाँ आएगा, ठीक है। डायरेक्ट ए वाला आएगा और बेंडिंग वहाँ वाला। बेंडिंग इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। देखिए हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया, ये बेंड हुआ है, ऐसे बेंड होने की वजह से इसके नीचे के फाइबर खिंचा गए हैं और ऊपर के फाइबर दब गए हैं। हमने कोई फोर्स लगाया क्या, हमने इसको बेंड किया, हमने इसको बेंड किया, बेंड किया तो ये फाइबर में टेंशन फोर्स, टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और इस फाइबर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, ऊपर के फाइबर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। तो ये हमने ना कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया ना हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, हम तो इसको बेंड किए थे, हम तो इसको बेंड किए थे। तो बेंडिंग के वजह से आपका आता है नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल में यहाँ बेंडिंग नॉर्मल है, बेंडिंग टेंसाइल दोनों आता है, बेंडिंग नॉर्मल एंड बेंडिंग टेंसाइल दोनों आता है। नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग नॉर्मल कहलाता है, बेंडिंग नॉर्मल, ठीक है। और सॉरी बेंडिंग नॉर्मल तो है ही है, बेंडिंग नॉर्मल तो है ही, बेंडिंग नॉर्मल, नॉर्मल कॉम्प्रेसिव या बेंडिंग नॉर्मल टेंसाइल। बेंडिंग के वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और बेंडिंग नॉर्मल कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, बेंडिंग नॉर्मल टेंसाइल भी हो सकता है। जैसे कि देख रहे थे आप ऊपर के फाइबर में बेंडिंग नॉर्मल कॉम्प्रेसिव, बेंडिंग नॉर्मल टेंसाइल। ये तो चलिए बेंडिंग के वजह से नॉर्मल आया, सो देखें हमने, लेकिन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं दिए थे इस पर लोग, ठीक है। चलिए बेंडिंग के वजह से एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दे। देखो बेंडिंग के वजह से देखिए पेज कैसे हो रहा है इसको, बेंडिंग के वजह से देखिए ऊपर वाला पेज स्लाइड करके ऐसे 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 पेज एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। ये तो स्लाइड होने के लिए अवेलेबल है, इसीलिए प्लेन बाहर निकल जा रहे हैं। देखिए एक प्लेन दूसरे प्लेन, एक मान लीजिए पेज प्लेन है सबका, तो बेंडिंग की वजह से देखिए प्लेन बाहर निकल गए। एक सही प्लेन एक मेल में था शुरू से, एक लाइन में था, अब प्लेन सब एक दूसरे पर बाहर निकल गए, यानी कि एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसलना चाह रहा है बेंडिंग के वजह से।
आपको पता है कि जब ये बॉडी आपका सॉलिड होगा तो एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसलने की कोशिश करेगा तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग फिर रोकेगा और फिर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और फिर से स्ट्रेस डेवलप होगा। जहाँ जहाँ रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म हुए बॉडी के अंदर में, तहाँ तहाँ अंदर में रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। उसी रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया को कहते हैं स्ट्रेस। न मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, ना अंदर में स्ट्रेन आएगा, ना स्ट्रेस आएगा। ऐसा होता है रिजिड बॉडी के केस में। तो स्ट्रेस डिफाइन है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स कैसे लग रहा है। ये प्लेन एक दूसरे प्लेन पर क्या हो रहा है कि स्लिप होने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर कोई रोकता है उस प्लेन को फिसलने से तो उसी प्लेन के अकॉर्डिंग ना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, कि उसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग नहीं, उसको रोकना है फिसलने से तो उसी प्लेन के अकॉर्डिंग रेजिस्टिंग फोर्स देना पड़ेगा। और उसी प्लेन में फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है और उसी प्लेन के एरिया से भागा दे दीजिएगा तो निकलेगा आपको बेंडिंग शियर स्ट्रेस। बेंडिंग के वजह से नॉर्मल भी आता है, बेंडिंग के वजह से शियर भी आता है। यही पढ़ना है आपको, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ से आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस, कंबाइंड में आपका बेंडिंग भी लगा दिए, डायरेक्ट भी लगा दिए, बेंडिंग भी लगा दिए, डायरेक्ट भी लगा दिए। ठीक है, बेंडिंग भी, जैसे कि एक आप एग्जांपल लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल वाला, एक क्रॉस सेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। आपको थोड़ा सा देखिएगा यहाँ शांति से। एक क्रॉस सेक्शन है, इस पर हम क्या किए कि यहाँ से भी लोड लगा दिए F1 और यहाँ से भी लोड लगा दिए F2। बहुत मज़ेदार एग्जांपल है। अब इसको हमें सोचिएगा, इसके वजह से, इस फोर्स के वजह से, फिलहाल इस फोर्स को हटाते हैं, केवल इस फोर्स के वजह से देखते हैं। इस फोर्स के वजह से बेंड भी कर रहा है ये, इस फोर्स के वजह से बेंड भी कर रहा है, आपका एक क्रॉस सेक्शन इसका है ना, इसका क्रॉस सेक्शन बेंड भी कर रहा है और डायरेक्ट भी शियर लग रहा है। इसे डायरेक्ट, इस प्लेन के बात करें, एक प्लेन और बीच में ले लें, हम हरा वाला ले लेते हैं, गड़बड़ आ जाएगा। एक प्लेन और बीच में दिखा देते हैं। ठीक है, ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन डायरेक्ट में शियर में है। ये प्लेन को डायरेक्ट ही फोर्स काटने की कोशिश की जाती है, इसकी वजह से डायरेक्ट शियर भी आ रहा है और बेंडिंग भी आ रहा है, इस फोर्स की वजह से बेंडिंग भी आ रहा है। अब बेंडिंग आ रहा है तो बेंडिंग के वजह से बेंडिंग कॉम्प्रेशन और बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन और बेंडिंग टेंशन। ऊपर के फाइबर में बेंडिंग टेंशन, नीचे के फाइबर में बेंडिंग कॉम्प्रेशन। अब देखिए ना, एक फोर्स लगा है, इसमें डायरेक्ट शियर भी आ गया, बेंडिंग कॉम्प्रेशन, बेंडिंग टेंसाइल। ठीक है, और आपको पता है बेंडिंग के वजह से ये जो प्लेन आगे पीछे हुआ होगा, ये प्लेन जो आगे पीछे हुआ होगा उसके वजह से बेंडिंग शियर भी आएगा, ध्यान से देखिएगा। बेंडिंग शियर इन प्लेन में आएंगे, बेंडिंग शियर इधर वाले प्लेन में आएंगे, बेंडिंग शियर बीच में हम प्लेन एक बनाए, किसी तरह बनना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन देखते हैं कोशिश करके। बेंडिंग शियर इस तरह के प्लेन में आएंगे। ठीक है, इस तरह के प्लेन में आएंगे। चलिए बना दिए, किसी तरह बन गया किसी तरह। ठीक है, इस तरह के प्लेन में आएंगे बेंडिंग शियर। ये वाला प्लेन ना फिसल आगे पीछे हो रहा है ना, मुड़ रहा है तो आगे पीछे ऐसे हो रहा है, ऐसे। ये शियर इस प्लेन में, ये शियर इस प्लेन में, ये डायरेक्ट शियर, ये बेंडिंग शियर, ये बेंडिंग शियर, ये बेंडिंग टेंसाइल, ये बेंडिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट में हो गया आपका इतना। तो चलिए क्लासिफिकेशन देख लिए हम लोग स्ट्रेसेस का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस को, इस चैप्टर के टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ेंगे। और आप पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। चलिए, थैंक यू।